दोस्तों, जब भी हम नेपाल का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में आता है हिमालय की ऊंचाइयां, बुद्ध का देश, शांति और अध्यात्म। पहाड़ों के बीच बसा यह छोटा सा देश नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल हेरिटेज के लिए दुनिया भर में फेमस है। लाखों टूरिस्ट हर साल यहां आते हैं और यहां की गर्मजोशी से भरी मुस्कानें, रंग बिरंगे मंदिर और बौद्ध स्तूप सबका वेलकम करते हैं। लेकिन हर कंट्री की तरह नेपाल का भी एक डार्क साइड है। ऐसी सच्चाइयां जो आपको ट्रैवल ब्रोशर में कभी देखने को नहीं मिलेंगी। ऐसी घटनाएं जिनके बारे में टूरिस्ट गाइड भी शायद ही बात करे। नेपाल की चमक दमक के पीछे छुपी परछाइयां हैं जिन्हें जानना जरूरी है, ताकि हम कंट्री को सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि उसकी गहराई से भी समझ सकें। आज हम जानेंगे नेपाल के 7 डार्क सीक्रेट्स जो नॉर्मली आपको कोई नहीं बताएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सीक्रेट आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। 1 जून 2001 नेपाल की हिस्ट्री का सबसे ब्लैक डे। नरयनहिटी पैलेस के अंदर रॉयल फैमिली की एक पार्टी चल रही थी और अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक युवराज दीपेंद्र ने अपने परिवार के 9 मेंबर्स को गोली मार दी, फिर खुद को भी गोली मार ली। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यहीं एंड नहीं होती। नेपाल में आज भी लाखों लोग इस स्टोरी को मानने से मना करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि रियल स्टोरी छुपाई गई है, कुछ इसे पावर स्ट्रगल का रिजल्ट मानते हैं, तो कुछ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा करते हैं। उस रात के सीसीटीवी फुटेज आज तक पूरी तरह पब्लिक नहीं किए गए हैं, जिससे डाउट और भी गहरा हो जाता है। क्या वाकई दीपेंद्र ही दोषी था या कोई बड़ा पॉलिटिकल गेम खेला गया? इस इंसिडेंट ने नेपाल की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। राजशाही का एंड हो गया और कंट्री एक नए एरा में एंटर कर गया। लेकिन सवाल आज भी हवा में है, क्या पूरा सच कभी सामने आएगा? नेपाल के खूबसूरत पहाड़ों के पीछे एक कड़वा सच छुपा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हर साल नेपाल की गरीब बस्तियों और गांवों से थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स और बच्चे गायब हो जाते हैं। उन्हें जॉब, एजुकेशन या बेटर लाइफ का सपना दिखाकर बहला फुसलाकर बाहर ले जाया जाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई बार इन्हें इंडिया या दूसरी कंट्रीज में बेच दिया जाता है, जहां उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कई रूट्स हैं, पहाड़ी रास्तों से लेकर ओपन बॉर्डर तक। एनजीओज और गवर्नमेंट लगातार इस पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन गरीबी, इलिटरेसी और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज के कारण यह प्रॉब्लम पूरी तरह एंड नहीं हो पाई है। टूरिस्ट्स के लिए यह सच छुपा रहता है, लेकिन नेपाल की सोसाइटी पर इसका गहरा इफेक्ट है। इस ब्लैक बिजनेस में कई बार लोकल लोग भी मजबूरी में शामिल हो जाते हैं। कई लड़कियां कभी वापस नहीं लौटती और उनके परिवारों को बस वेट ही मिलता है। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल ने वो देखा जिसकी किसी को इमेजिनेशन भी नहीं थी। 7.8 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स की जान चली गई, थाउजेंड्स घायल और लाखों लोग बेघर हो गए। काठमांडू वैली के एंशिएंट टेम्पल्स और हिस्टोरिकल हेरिटेज मलबे में चेंज हो गई। पूरी दुनिया से हेल्प आई, लेकिन लॉस इतना ज्यादा था कि वुंड्स आज भी फ्रेश हैं। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अर्थक्वेक की तबाही में इंसानी भूल भी शामिल थी। गवर्नमेंट की लापरवाही, कमजोर कंस्ट्रक्शन रूल्स और भ्रष्टाचार ने सिचुएशन और बिगाड़ दी। जिन बिल्डिंग्स को स्ट्रांग होना चाहिए था, वे पहली ही झटके में गिर गईं। रिलीफ और रिकंस्ट्रक्शन में भी कई बार पॉलिटिक्स आड़े आई। नेपाल ने ब्रेवरी से खुद को फिर से खड़ा किया, लेकिन अर्थक्वेक के निशान आज भी लोगों की मेमोरीज में हैं। माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी, हर माउंटेनियर का ड्रीम। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहां भी ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम है। पिछले कुछ सालों में एवरेस्ट एक बिजनेस बन चुका है। हर साल हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स परमिट लेकर चढ़ाई करते हैं, जिससे ऊपर क्राउड हो जाती है। 2019 में एक फोटो वायरल हुई थी। एवरेस्ट के समिट पर लाइन में खड़े माउंटेनियर्स जैसे किसी मॉल में टिकट खरीदने का वेट हो। ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, टेम्परेचर जानलेवा होता है और कई बार घंटों वेट जान को खतरे में डाल देता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ज्यादा परमिट इश्यू करना डेंजरस है, क्योंकि रेस्क्यू करना मुश्किल है। इन कंडीशंस में छोटी सी मिस्टेक भी डेट का रीजन बन सकती है। एवरेस्ट की चढ़ाई अब सिर्फ एडवेंचर नहीं, बल्कि रिच पीपल्स के लिए एक स्टेटस सिंबल भी बन गई है। नेपाल की कुमारी ट्रेडिशन वर्ल्ड भर में यूनिक मानी जाती है। यहाँ एक छोटी बच्ची को देवी का स्टेटस दिया जाता है, उसे खास महल में रखा जाता है, उसकी पूजा होती है और खास इवेंट्स में उसे बाहर लाया जाता है। लेकिन क्या ये ट्रेडिशन बच्ची के लिए राइट है?
क्या फेथ के नाम पर उसकी फ्रीडम छीन ली जाती है? ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने इस पर क्वेश्चन उठाए हैं। कुमारी को पढ़ने, खेलने और नॉर्मल बच्चों की तरह जीने की पूरी फ्रीडम नहीं मिलती। कई बार उसे सोसाइटी से अलग थलग कर दिया जाता है, जिससे उसका मेंटल डेवलपमेंट भी अफेक्ट हो सकता है। गवर्नमेंट कहती है कि अब रूल्स में इंप्रूवमेंट किया गया है, लेकिन डिबेट अभी भी जारी है। नेपाल के लिए यह प्राइड की बात है, लेकिन बच्ची के लिए बर्डन भी हो सकता है। लुक्ला एयरपोर्ट, जिसे टेंजिंग हिलरी एयरपोर्ट भी कहा जाता है, वर्ल्ड के सबसे डेंजरस एयरपोर्ट्स में शामिल है। यहाँ का रनवे बहुत छोटा है और दोनों तरफ गहरी खाई। वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। एक मिनट धूप, अगले ही मिनट घना कोहरा या तेज हवा। इन सिचुएशंस में प्लेन को सेफली लैंड कराना पायलट्स के लिए किसी मिरेकल से कम नहीं है। यहाँ कई बड़े एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। 2019 में एक एयरक्राफ्ट रनवे से स्लिप हो गया था, जिसमें पैसेंजर्स की जान चली गई थी। टूरिस्ट्स के लिए ये एडवेंचर है, लेकिन लोकल पायलट्स के लिए हर फ्लाइट एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क है। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, लेकिन नेचुरल चैलेंजेस के आगे इंसान की पावर लिमिटेड है। फिर भी एवरेस्ट बेस कैंप जाने वाले टूरिस्ट्स को यही रूट लेना पड़ता है। नेपाल और चाइना के बीच लगने वाली बाउंड्री का ज्यादातर पार्ट पहाड़ी और दुर्गम है। यहाँ कई एरियाज में फोटोग्राफी रिस्ट्रिक्टेड है और आर्मी की कड़ी निगरानी रहती है। यह रीजन जियोपॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है। कई बार इंटरनेशनल मीडिया में न्यूज आती है कि यहाँ छोटे छोटे डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, लेकिन नॉर्मल टूरिस्ट को इसका आइडिया भी नहीं होता। नेपाल को चाइना और इंडिया दोनों के साथ बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। एक तरफ इकोनॉमिक हेल्प की नीड, दूसरी तरफ अपनी सॉवरेनिटी की प्रोटेक्शन। ये बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। बाउंड्री के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहां लोकल लोग भी बिना परमिट के नहीं जा सकते। इस सब का डायरेक्ट इफेक्ट नेपाल की फॉरेन पॉलिसी पर पड़ता है। नेपाल की गवर्नमेंट इस रीजन को लेकर बहुत अलर्ट रहती है, लेकिन कई सीक्रेट्स अभी भी पर्दे में हैं। बोनस सीक्रेट, ड्रग ट्रांजिट रूट। दोस्तों, नेपाल का ओपन बॉर्डर इंडिया से कनेक्टेड है। कुछ रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया कि यह रूट कभी कभी इलीगल स्मगलिंग के लिए यूज होता है, स्पेशली ड्रग्स के ट्रांजिट के लिए। हालांकि नेपाल और इंडिया दोनों की गवर्नमेंट्स लगातार एक्शन लेती रहती है। फिर भी यह बात बताती है कि किसी भी ब्यूटीफुल कंट्री की बाउंड्रीज के पीछे कई अनटोल्ड स्टोरीज छुपी होती हैं। कंक्लूजन के तौर पर नेपाल सुंदर है, स्पिरिचुअल है, एडवेंचर्स है, लेकिन हर कंट्री की तरह इसका भी एक डार्क साइड है। इन सच्चाइयों को जानना जरूरी है, ताकि जब भी आप नेपाल जाएं, अलर्ट रहें और कंट्री को समझदारी से देखें। यही रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म का रियल मतलब है कि हम कंट्री के हर पहलू को समझें, ना कि सिर्फ उसकी चमक दमक देखें। अगर आपको ऐसे ही डार्क पल्स रिसर्च बेस्ड वीडियो पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले पार्ट में हम खोलेंगे नेपाल की 5 सच्ची डरावनी घटनाएं, रियल केस स्टडी। क्या आप इसके लिए रेडी हैं? कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें।